नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। बात करें गणित शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट की, सी टेट की, केबीएस की, एनबीएस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये हर एक विषय में पूछा जाता है। चाहे आप संस्कृत शिक्षण की बात करें, गणित शिक्षण की बात करें, हिंदी शिक्षण की बात करें, चाहे आप बाल विकास की बात करें, पर्यावरण, हर एक विषय के लिए जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस टॉपिक से हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। तो इसमें मैंने वो क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो शिक्षण की समस्याएं क्या क्या होती हैं, उसको किस प्रकार से ठीक किया जाता है, ये सब देखने वाले इस वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि मैं बात करूं परीक्षा की तैयारी की कि यदि परीक्षा के लिए कितने तैयार, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं, तो वो सबसे बढ़िया होता है प्रैक्टिस सेट कि जो आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। उससे भी बेहतर होता है कि जो पिछले सालों के जो पेपर हैं, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हल करने के लिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलता है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यदि गणित की कोई समस्या है शिक्षण में, तो उस यदि किसी प्रकार की समस्या है तो शिक्षण के माध्यम से कैसे दूर की जा सकती है, एक बालक में उसकी रुचि किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षण विधियों द्वारा, शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, अभिरुचि के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इसका जो सही जवाब होगा, बहुत ही सटीक जवाब है, प्रेरणा के द्वारा। किसी भी छात्र में यदि कुछ नहीं बनता है तो उसको प्रेरित करना पड़ता है कि कुछ भी, यदि वो स्टडी कर रहा है, खेल में प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में या फिर सामाजिक कार्यक्रम में, या फिर किसी भी सर्विस में है, या फिर कहीं पर भी यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसको प्रेरित करके ही, दूसरे की जीवनी सुना करके, दूसरों के जो अच्छे हैं उनके संस्करण सुना करके ही उसको प्रेरित किया जा सकता है। तो इसके प्रेरित करके उसका जो है रुचि उत्पन्न की जा सकती है उसके विषय के प्रति या फिर उसके कर्तव्य के प्रति। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए। ऐसा गुण जो शिक्षक में नहीं होना चाहिए, आपको वो नहीं पता तो आपको ये तो पता होगा कि शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद में जो ऑप्शन बचेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में बात करें नहीं होना चाहिए, तो यह वार्षिक योजना तैयार ना करना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वार्षिक योजना तैयार करना ही होता है शिक्षक को। गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल देना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार, पक्षपात रहित व्यवहार भी बहुत जरूरी है, किसी के साथ ही पक्षपात वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। पक्षपात रहित मतलब में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो ये लास्ट के जो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अच्छे शिक्षक के गुण हैं। जो अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है वो है पहला, वार्षिक योजना तैयार ना करना। हर एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बेसिक जो डेली, मतलब यदि किसी शिक्षक को यदि स्कूल में कोई सब्जेक्ट दिया जाता है पढ़ाने के लिए, तो उसको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 4 यूनिट कितने दिनों में कंप्लीट करनी है, या फिर कब तक आपकी कंप्लीट होंगी। 4 यूनिट, त्रैमासिक परीक्षा होगी, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा होगी। तो उन परीक्षाओं की दृष्टि को रखते हुए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो छात्र होते हैं उनकी नींव कितनी मजबूत है, वो किस लेवल तक के हैं, तो उसके हिसाब से उनको चुनाव करना होता है और ये वार्षिक योजना की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये इसमें क्या ना लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है। कौन सा कौशल है जो एक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो योग्य बनाना आपको डाउट कर सकता है, लेकिन चौथा क्या है, इसका गलत जवाब क्या है। परीक्षा के लिए योग्य बना रहा, क्या है, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए योग्य बना रहा, ये नहीं होता। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, इसका जो है सही जवाब होगा। कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे थे। मैं क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों को ये इतने सारे क्वेश्चन, हर एक टॉपिक में 25 से
50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो भी आपका टॉपिक है, जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए वो भी दे रहा हूँ, जो आ सकते क्वेश्चन वो भी दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि यदि आपने जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी मेरे चैनल पर या फिर मेरे साथ में की है, तो उसमें से आपको ऐसा हो ना कि यदि आपका 30 नंबर का यदि वो सब्जेक्ट है तो 30 में से 25 ना आए। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 25 मार्क्स लाने की मैं योग्यता की आपकी जो है तैयारी वो करवाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जवाब जो है, इस सवाल का जवाब कौन सा है? वो है पहला, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। बस आप लोग इसी प्रकार से साथ में बने रहिए। और कुछ बहुत सारे बच्चे होंगे जो MP पुलिस की तैयारी करने के लिए अभी तैयारी करने की सोच रहे होंगे, इसका फॉर्म भरेंगे। जैसे ही उसके फॉर्म भरे जाते हैं, सिलेबस आता है, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको सब कुछ मिलेगा। उसका मोस्टली रीजनिंग तो आपको पूरा करवाया ही जाएगा और गणित करवाया जाएगा। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? यानी बालक जो है वो पढ़ता अलग है और लिखता अलग है। ठीक है, तो किस ओर संकेत करता है? बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्या को भली प्रकार से लिखना सीख जाए। बच्चा संख्या में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, या फिर बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है वो है चौथा। बच्चा ध्यान से तो सुनता है लेकिन उसको क्या है, स्थानीय मान की समझ नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर पाता है कि मतलब 482 को 40,082 लिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आंसर सही। इसमें संख्या कोई भी हो सकती है, कितने भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, यदि इस प्रकार से होता है तो उसका क्या है, स्थानीय मान की समझ नहीं है। इतना आप याद रखिए, क्या है, स्थानीय मान की समझ नहीं है बस। ठीक है, इसका सही जवाब चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंध चक्षु स्मृति अवरोध का संभावित संकेत क्या है? शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चक्षु स्मृति अवरोधन का संभावित संकेत है। क्या है चक्षु स्मृति अवरोध का संबंधित संकेत क्या है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालकों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। चक्षु स्मृति अवरोध, चक्षु स्मृति आप जानते हैं कि चक्षु स्मृति क्या होता है। तो चक्षु स्मृति जो होता है बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ होती है। तो उसमें क्या है, इसका सही जवाब क्या है? पहला जो दिया ऑप्शन, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। चक्षु मतलब बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, सबसे छोटी चीज़ है कि समय भी नहीं बता पा रहा। यही तो अभी आपने इसके पहले वाले टेक्स्ट में देखा, वैन हिली का चक्षु स्मृति देखा था। उसमें सबसे पहले जो बालक होता है वो मानचित्र में होता है, उसके बाद में विश्लेषण होता है, उसके बाद में होता है आपका अनौपचारिक, उसके बाद में औपचारिक। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर मतलब बहुत सारी समस्या। तो क्या है, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए और दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचिए। तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं होगी वो कहाँ पर होंगी? सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ पूछे गए हैं? सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं पहले में। भारत का, पहली बात तो भारत का झंडा है, तो अब उसमें आपको देखना है कितने तीली होती है या फिर कितने आरेख होते हैं, उसमें कितनी सममिति रेखाएं बनाई, इसकी भी पहचान करनी है। तो मतलब 2 क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं। आपकी जो सममिति का जो चैप्टर है वो भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, उसका मिल जाएगा, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल बस थोड़ा सा टाइम नहीं, अभी क्या है, जहाँ बोर्ड है स्टूडियो में अभी पहुँच नहीं पा रहा है किसी कारण से। ठीक है, इसीलिए आपको पूरा स्लाइड मिल रहा है, बहुत जल्द आपको बोर्ड पे भी मिलेगा। सममिति रेखाओं की जो वीडियो है मेन जो आपका थ्योरी सेक्शन वो भी होगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। तो इसका सही जवाब कौन सा है? भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। या फिर चौथा, बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी होता है प्राथमिक स्तर पर दूसरा, गणित विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से, जो भी आप स्टडी करवाते हैं या फिर जो भी छात्रों को देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि वो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सकें, वास्तविक जीवन में उपयोग करें। स्टडी क्यों करवाई जाती है? ताकि वो अपने वास्तविक जीवन में उसको उतार सके, उसका उपयोग कर सके। उसकी अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो एक शिक्षक के नाते जो शिक्षिका है, जो आकांक्षा है, उसके पास यह कौशल होना चाहिए कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की अवधारणा, ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किस एक कारण नहीं माना जाता? किसे एक कारण नहीं माना जाता है? जैसे आप जानते हैं गणित से भयभीत होने कौन सा कारण नहीं माना जाता? बोलते हैं ना, सभी हमेशा जानते हैं गणित का पेपर है, आज गणित है, गणित में इतने गणित का पेपर होने वाला है, गणित का टेस्ट होने वाला है, तो उससे भयभीत होते हैं। तो कौन सा एक कारण नहीं है? यहाँ पर कारण तो है, लेकिन कौन सा कारण नहीं है? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। तो इसमें जो कारण नहीं है कि जिससे भयभीत हो, वो क्या है? लैंगिक भेद। लैंगिक भेद एक ऐसा कारण है जिसके जरिए ये नहीं होता कि मतलब ये वो लड़की है तो वो गणित नहीं कर पाएगी, या फिर लड़का है तो वो गणित नहीं कर पाएगी। हाँ, यदि किसी कक्षा में अच्छा अनुभव मिलता है तो वहाँ के बच्चे अधिक कर पाएंगे, कि कहीं पर कक्षा का अनुभव अच्छा नहीं है तो वहाँ नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं पर प्रतीकात्मक जो संकेत हैं, जो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके संकेत बहुत अच्छे स्पष्ट होते हैं, बहुत जल्दी स्टूडेंट समझ जाते हैं। और गणित की जो संरचना है, कई जगह ऐसी होती है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी के साथ में बताया जाता है। तो इसमें कुछ वो सब प्रभावित करते हैं, लेकिन जो नहीं प्रभावित करता वो है लिंग भेद। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ ना होना, या फिर आपका उन पर ठीक से जैसे ध्यान ना देना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा आपको थिंकली सोचना है कि क्या कारण हो सकता है उसका। जैसे एक बालक है, एक बच्चा है, ठीक है, तो उसमें क्या उसकी कमज़ोरी हो सकती है कि वो गणित में कमज़ोर है। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव कमज़ोर होना, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है मेधावी छात्र के साथ, पिछड़े छात्र के साथ, सामान्य छात्र के साथ, या फिर ये सभी। तो जो व्यक्तिगत भेदभाव की जो समस्या होती है वो सभी के साथ होती है। कई बार आपने देखा कुछ पिछड़े छात्र होते हैं, उनको कहीं बैठने के लिए पीछे बोला जाता है। कुछ ऐसे मेधावी छात्र होते हैं कि उनको तो बोलता है बस आपको तो आता है, जी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वो सामान्य छात्र होते हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र, क्यों दिया जाता है? जिससे छात्र नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो सके, या गणित संबंधी कौशल में निपुण हो सके, या फिर नई अवधारणा को स्पष्ट कर सके, या फिर ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब गणित में क्या है, समस्याओं को हल करने के अलावा उनको अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है। तो अभ्यास कराने का जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है वो होता है गणना संबंधी कौशलों में निपुणता। जैसे कि आपको बोला जाता है प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको गणित में महारत हासिल करनी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई सी भी बुक हो, किसी भी क्लास की हो, बस आप ये देख लीजिए कि 2 घंटे आपको गणित लगानी ही लगानी है। 2 घंटे आप डेली गणित लगाइए। इसके बाद आप देखिए कि 1 महीने बाद आप खुद सोचिए कि नहीं, मैं गणित में बहुत अच्छा हूँ। जब शुरुआती समय था 8वीं 9वीं क्लास में, मैं भी बहुत गणित में इतना कमज़ोर था कि मेरा छोटा भाई मुझे बताता था गणित के किस प्रकार से हल करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में इतना कन्फ्यूजन होता था मुझे कि मैं एचसीएफ और एचसीएफ नहीं जानता था क्या होता था। तो क्या होता है, वो प्रैक्टिस की वजह से होता है। गणना जो करते हैं उसमें निपुणता मिल जाती है आपको अभ्यास करने से। ठीक है, तो दूसरा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब क्या है? सभी।
प्राथमिक स्तर पर ये सभी कुछ बालक होते हैं जिनका मानसिक विकास या फिर स्वास्थ्य सही नहीं होता, शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है। वो कुछ शिक्षक भी ऐसे हो कि उनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, या फिर उनके प्रति ज्ञान ना होना, रुचि नहीं होती है, या फिर आलसी होते हैं, या फिर कुछ करवाते नहीं, टीचिंग नहीं करवाते हैं, या फिर प्राथमिक स्तर पर नींव भी कमज़ोर हो सकती है। तो इसका क्या है, सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका। गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका कैसी होती है? जो गणित की होती है, गणित शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? निर्देशक की होती है, या फिर दार्शनिक की होती है, या मित्र की होती है, या फिर ये सभी, इन सभी की होती है। तो गणित शिक्षक में जो मुख्य भूमिका होती है शिक्षक की, वो होती है क्या, उपरोक्त सभी, इन सभी की होती है। एक अच्छा मित्र भी होना चाहिए शिक्षक को, एक अच्छा दार्शनिक भी होना चाहिए, एक अच्छा निर्देशक भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रभावी तरीका अपनाएंगे? आप सब जानते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित से डरते हैं, नहीं डरना चाहिए। यदि डरते भी हैं तो आप एक शिक्षक के नाते आपका क्या कर्तव्य होता है, आप सबसे अच्छा तरीका कौन सा अपनाएंगे इनमें से? कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, या फिर खेल विधि से शिक्षण कराएंगे। तो बच्चों की क्या है, उसमें रुचि नहीं है, इसलिए उनको क्या करवाएंगे, खेल विधि के द्वारा शिक्षण करवाएंगे। क्या है, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? यदि गणित शिक्षण में कोई समस्या है तो उसमें से क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो, व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, सभी विषयों के अभ्यास कार्य का एक ही शिक्षण विधि से कराया जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या आवश्यक है, इसमें आवश्यक पूछा कि क्या आवश्यक है समस्याओं को दूर करने के लिए, तो वो आवश्यक है शिक्षक का व्यवहार उचित हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक शिक्षक है उसका जो व्यवहार है वो उचित होना चाहिए, किसी भी छात्र के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, पहला, शिक्षक का व्यवहार जो है उचित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? गणित शिक्षण की एक समस्या है, क्या समस्या रही है? बहुत बड़ी समस्या जो है, गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, या फिर शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पहला, गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। किस प्रकार से आप किस विधि का उपयोग करते हैं, अलग अलग विधि होती है इसको शिक्षण कराने की। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है आप किस विधि से पढ़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है रोल प्ले, खेल विधि। तो इन विधियों से यदि आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएंगे, टीचिंग करवाएंगे, तो जो स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे भी और रुचि भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चे के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन दर्शाता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को, शिक्षण की विशेषता को। तो क्या बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो, मतलब बच्चों के हिसाब से हो, बच्चों को कोई कष्ट ना पहुंचे, उसमें किसी प्रकार से भय ना हो छात्रों में। तो इसका सही जवाब को शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शा रहा है ये क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाए, सही हो जाए। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? पाठ्य पुस्तक की समस्या है, शिक्षण की समस्या है, विद्यालय की समस्या है, या फिर अभिभावक की समस्या है। तो आधुनिक स्तर पर, जो भी आधुनिक स्तर की बात करते हैं, यानी कि जो वर्तमान समय में जो शिक्षण प्रणाली चल रही है इसके बारे में बात कर रही है। तो इसकी एक समस्या क्या है कि जो मतलब शिक्षण विधियों का प्रयोग, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, वो है शिक्षण की समस्या। शिक्षण की समस्या ये जो कि आधुनिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याएं जो भी हैं उसको दूर करने के लिए आप इनमें से क्या उपाय अपनाएंगे? प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तन कराएंगे, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करेंगे यदि गणित में कोई समस्या है छात्रों के साथ में, तो बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। इसी से जो है बालक अच्छे से सीखेंगे और अपना जो है अपनी उन्नति करेंगे और अपने जो सब्जेक्ट के प्रति कमांड है वो विकसित करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो एक अच्छा अध्यापक जो होता है, जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को प्रस्तुत भी करता है छात्रों के सामने, उनकी सही दिशा भी दिखाता है किस प्रकार से उसको हल करना है, और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन भी करता है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। एक अच्छे शिक्षक के यही गुण होते हैं कि छात्र के पास यदि समस्या नहीं है तो कैसे सीखेगा कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो यदि समस्या है तो उसको किस प्रकार से हल करना, उसका भी दिशा निर्देश भी करता है, उसके बाद में उसका मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, उत्तर के साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए। तो जब भी आप अभ्यास कार्य देते हैं तो उसके लिए यही होता है कि बालक को जो अभ्यास कार्य दे रहा है उसका उद्देश्य स्पष्ट हो, गति भी उपयुक्त हो, साथ ही साथ में कालांतर। ऐसा नहीं कि डेली के डेली, यदि आप कक्षा पहली दूसरी पाँचवीं में बात करें प्राथमिक स्तर पर, तो डेली का डेली नहीं कि आपने उसको बोल दिया कि चल बच्चा ABCD लेके आ जा, चल बच्चा गिनती दुनिया लेकर के आ जा। डेली एक ही चीज़ नहीं देगा, उसको चेंज कर करके उसको भी तो हर एक विषय के हिसाब से, हर एक प्रकार से जिसमें लिखने वाला भी हो, बोलने वाला भी हो, कुछ खेल कूद करने वाला भी हो, हर एक कालांतर मतलब हर एक समय उचित कालांतर पर होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका क्या है जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। और उम्मीद हो वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसका बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से होता है क्या है, जैसे भी कोई वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। जैसे ही आप डाटा ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वो वीडियो आपको मिल जाता है, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको चैनल पर ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको MP पुलिस है उसकी भी भर्ती से संबंधित जो भी सूचना मिलेगी वो भी आपको मिल जाएगी। और टेट का एग्ज़ाम जनवरी में दिखा रहा है, जनवरी में ही आपका जो पुलिस का है वो भी होने वाला है। तो तैयारी कीजिए दोनों एग्जामों की एक साथ। बहुत सारे बच्चे हैं जो दोनों एग्जामों की तैयारी करते हैं, क्योंकि एक एग्जाम से कुछ नहीं होने वाला, आप हर एक प्रकार की तैयारी करती है। क्योंकि MP टेट की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए 60% सिलेबस जो है वैसे ही कंप्लीट होता है। आप NCERT की पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो NCERT से हट के MP के जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करते रहिए, और साथ ही साथ में सिर्फ रीजनिंग आपको एक्स्ट्रा करनी है बस। ठीक है, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।